हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने पॉलिटी के इस सीरीज के अंदर अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने काफी हद तक डिस्कशन किया हुआ था। जो हमारे सेक्शन में अभी बचा हुआ था, दैट इज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इंडिया के जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, इसको लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से इस पूरे प्रोसीजर को उठाया गया है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो आर्टिकल नंबर 54 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वो कहता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। और आर्टिकल 55 के अंदर इस पूरे प्रोसीजर को समझाया गया है। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, ये सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। अर्थात जनता जो है अपने राष्ट्रपति को डायरेक्टली चुनने के लिए नहीं जाती है। अमेरिका में जैसे होता है कि वहां की जो जनता है वो अपने राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनने जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा प्रोसीजर है कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर, भारत के अंदर जितने राज्य हैं उन सभी की विधानसभाओं के अंदर जितने चुने हुए मेंबर हैं, बिल्कुल इसको नोट करके रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ओनली ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज विधानसभाज या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो आपके विधानसभाओं की होती है हर एक राज्य के अंदर। तो अगर हम अपने संसद की बात करें तो संसद में आता है राज्यसभा और लोकसभा के सारे चुने गए मेंबर्स जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। और दूसरे विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य आप सभी जान ही रहे हैं कि भारत के अंदर कौन से 28 राज्य, और जो दो विधान जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसी दो यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाएं हैं, और उन विधानसभाओं के चुने गए मेंबर्स जो हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर इनको ऐड किया गया है, ये 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। तो अभी तक जो हमने देखा कि दैट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स। फिर उसके बाद जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं वहां पे जितने भी चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर रखा जाता है। तो ये जो हिसाब किताब है 70वां संविधान संशोधन 1992, और ये इफेक्टिव है आपका 1995 से। दूसरी चीज जो सबसे नोट करने वाली बात है कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जितने भी हैं वो कहीं पर भी इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। चाहे कहीं का भी नॉमिनेटेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर आपके राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के अंदर जैसे पहले एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था, वो भाग नहीं लेते थे। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा के अंदर है तो वो भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में, वो नहीं आ सकता है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उसमें भी कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, राज्यों के अंदर जो विधान परिषदें होती हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इलेक्टेड नॉमिनेटेड कोई भी हो वो इसमें भाग नहीं लेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं लेगा। हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। तो वो कौन कौन से थे विधान परिषद वाले राज्य? तो आपका यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें हैं। जम्मू एंड कश्मीर भी था, लेकिन जैसे कि वो 31 अक्टूबर 2019 को उसको तोड़ दिया गया और यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, तो वहां की विधान परिषद भी डिसॉल्व हो गई।
तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। ऐसा क्यों होता है? तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर भारत के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, जो हेड होगा या भी जो भी शासक होगा, वो जनता का फेवरेट होगा, जनता के द्वारा ही उसको चुना जाएगा। तो जो जनता के द्वारा चुना ही नहीं गया है, तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है? इस चीज को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब भारत के संसद के जो लोग हैं, जो भारतीय संसद में जो मेंबर्स हैं, अगर सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते इलेक्शन में तो क्या ही बुराई थी। यहां पर भारत के जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभाओं के मेंबर्स को और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर्स को क्यों बुलाया गया है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी आए, एक रूपता आए। मेन मुद्दे की बात यह है कि हम देश के लिए राष्ट्रपति चुन रहे हैं, सिर्फ केंद्र के लिए नहीं है, ये पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं सभी के लिए यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो एक जो नॉमिनेशन है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, भारत के अंदर जितनी भी जनता है, सभी जनता के पसंदीदा प्रतिनिधि का चुनाव हो सके देश के राष्ट्रपति के तौर पर, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स और उसके बाद राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन सभी के मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर रखा जाता है। तो इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, भारत के अंदर एक डेमोक्रेसी झलके, भारत के अंदर बहुत ही प्यारी डेमोक्रेसी जो है वो आए, इसलिए हर एक राज्य के विधानसभा के मेंबर्स को इसके अंदर रखा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर रखा जाता है, ताकि भारत के एक एक नागरिक, भारत के एक एक कोने से ऐसा प्रतीत हो कि भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। द होल ऑफ द यूनियन ऑफ द इलेक्शन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और क्या बोलते हैं, कोई डिफरेंस ना रहे, कोई पैरिटी ना रहे, कोई डिफरेंस ना रहे राज्य और किसी भी राज्य के बीच में, मतलब राष्ट्रपति हर जगह से इक्वली चुना जाना चाहिए। Every elected member of the legislative assembly of the state shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members। तो अब जो है हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू होती है। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। सिक्किम राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के जो लोग हैं वो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रपति के। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जितने भी विधानसभा के मेंबर्स हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे सिक्किम का हो, गोवा का हो, या फिर मणिपुर का हो, मेघालय, मिजोरम, कहीं का भी जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, क्या सभी के वोट एक दूसरे के वोट के बराबर होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब अगर जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहां पे आबादी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश के एमएलए और क्या बोल सकते हैं गोवा के एमएलए के जो वोट्स हैं उनका डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, या फिर दोनों के वोट की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, एक बराबर नहीं है दोनों। कारण इसका यह है कि जो उत्तर प्रदेश का नॉमिनी है या फिर जो वहां से इलेक्टेड बंदा है या बंदी है, जो भी मतलब मिनिस्टर है, उसको बहुत ज्यादा वोटों से विक्ट्री मिली है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको चुना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर गोवा की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो वहां पे जो एमएलए जीत करके आया है उसको उतने सारे लोगों ने वोट नहीं किया होगा। तो जेन्युइन सी बात है कि अगर वोट में डिफरेंस है, कहने का मतलब अगर वो जीत करके आता है और उसको बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उसके वोट की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको जिताने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, सबके वोट शेयर को वैल्यू देने के लिए और भारत के हर एक नागरिक के वोट की कीमत को बरकरार रखने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया और तरीका बताया गया कि किस तरीके से किसी भी राज्य के जो विधानसभा के मेंबर हैं, जो एमएलएज हैं, उनके वोट की क्या वैल्यू होगी, उसकी कीमत क्या होगी। तो यहां से हमें समझ में आएगा। तो
अगर मान के चलिए कि कोई भी राज्य है, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी? बिहार में विधानसभा के अंदर जितनी भी सीटें होंगी, उसमें जितने भी लोग होंगे, तो हर एक जो मिनिस्टर है, एमएलए है, वो क्या करेगा? वोट करेगा। जब वो वोट करेगा तो उसके वोट की वैल्यू कितनी आएगी? तो सबसे पहले बिहार स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है? मान के चलते हैं बिहार स्टेट की पॉपुलेशन है 15 करोड़। और फिर उसके बाद वहां पर कितने राज्य, मतलब कितने विधानसभा के मेंबर्स हैं? तो विधानसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी वैल्यू यहां पे लिख देंगे हम। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 25 करोड़ के आसपास आबादी है। तो 25 करोड़ आबादी और वहां की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403 और वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। तो 25 करोड़ डिवाइडेड बाय 403, क्योंकि यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या बनाया है? टोटल पॉपुलेशन, राज्य की टोटल पॉपुलेशन और फिर वहां के कितने विधानसभा के मेंबर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे और इस पूरे ओवरऑल फैक्टर को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। इससे क्या होगा? यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़, जिसको आप डिवाइड करेंगे वहां की विधानसभा के मेंबर्स के बराबर मेंबर्स से, दैट इज डिवाइडेड बाय 403, और तो ये वैल्यू जो है वो निकल के आएगी आपकी 620.34 के आसपास। तो एक वोट, एक विधायक की वोट की कीमत कितनी है? 602। उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश का निकल के आया। उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ का निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है? मान के चलिए 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और यहां पे विधानसभा की मेंबर्स कितने, विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। और इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आप 1/1000 से, तो जो फैक्टर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो यहां के छत्तीसगढ़ के एक विधायक की वोट की वैल्यू को शो करेगा। तो ऐसे ही भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो 28 राज्य प्लस 2, 30। तो 30 के 30 राज्य के एक एमएलए के वोट की वैल्यू को हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि पूरे स्टेट, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी विधायक हैं उन सभी के वोट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब हमको पता करना है किसके? एमएलए, जो कि पार्लियामेंट के अंदर है, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके वोट की क्या वैल्यू है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। यहां पर देखिए भारत के अंदर जो 28 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलए थे उनके वोट की जो वैल्यू आएगी उसको यहां ऊपर रखेंगे हम नॉमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको रखेंगे। जैसे राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स की वैल्यू कितनी है? 238, और लोकसभा के अंदर जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 543। तो यहां पर इस फैक्टर से जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर कैलकुलेट होकर के आएगा यहां पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, नहीं क्या बोलते हैं, जो वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो वोट की वैल्यू है वो यहां पे कैलकुलेट होगी और इस फॉर्मूले से ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहां पे देखा कि किस तरीके से, या फिर जो वोट की जो वैल्यू है, दैट इज द वोट ऑफ एमएलएज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, जिस भी राज्य का हो वो, और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकल करके आती है यहां से। तो यहां से एक चीज क्लियर होकर के आती है कि जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं सबके वोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। सिक्किम के विधायक के वोट की वैल्यू अलग है, उत्तर प्रदेश के विधायक के वोट की वैल्यू अलग है। हम लोगों ने जैसा कि डिस्कशन किया था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एक सीक्रेट बैलेट से होता है। कहने का मतलब, जो वो पहले तो जो वोटिंग सिस्टम का नाम है दैट इज क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और सीक्रेट बैलेट दिया जाता है, सबको एक अलग पर्चा दिया जाता है। हम लोगों ने ऐसे भी डिस्कशन कर रखा था कि ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होती है राष्ट्रपति की, जितने भी मेंबर्स जाते हैं दैट इज टोटल नंबर ऑफ एमपीज और टोटल नंबर ऑफ एमएलएज, जितना भी होगा
उन सभी को क्या दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा। उन सभी को क्या दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा ऐसे। और उस पेपर के ऊपर जितने भी कंटेस्टेंट होंगे, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी लोग इलेक्शन में भाग लेंगे, उन सभी का नाम लिया जाएगा, उनका नाम वहां पे लिखा रहेगा। तो सपोज मान के चलिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग इलेक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो सभी के पास जो सीक्रेट बैलेट होगा उसमें 5 लोगों का नाम लिखा रहेगा, और सभी को ना प्रेफरेंस देना होता है कि जैसे मान के चलिए कि यहां पे कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी और कैंडिडेट ई। ये 5 कैंडिडेट्स हैं, और किसी को भी ऐसा लगता है कि कैंडिडेट सी जो है 1 पे होना चाहिए, तो उसको प्रेफरेंस क्या दिया, 1। किसी को लगा कि कैंडिडेट बी जो है वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो उसको दे दिया प्रेफरेंस 2। ए को उसको लगता है 3 नंबर होना चाहिए, तो प्रेफरेंस दे दिया 3। डी को लगता है कि इसको प्रेफरेंस देना चाहिए 5, तो इसको 5 नंबर दे दिया। और ई को लगता है कि ये चौथे नंबर पे होना चाहिए, तो चौथे नंबर पे। इसी तरीके से जितने भी लोग होंगे सदन, जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हैं, वो सभी लोग अपना अपना प्रेफरेंस तय करते हैं, अपना अपना प्रेफरेंस तय करते हैं इसी तरीके से। अब नंबर ऑफ जो क्या बोल सकते हैं विनर होगा, विनर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आगे इलेक्शन को आपको बताता हूं। तो जितना भी लोग, जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति तो एक ही सेलेक्ट करना है भारत के अंदर, तो जितना भी राष्ट्रपति सेलेक्ट करना होगा, एक अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीका दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। कहने का मतलब जितने भी सही तरीके से वोटिंग हुई है, जितने भी सही तरीके से इलेक्शन हुआ है, तो जो करेक्टली पोल्ड वोट्स हैं उन सबको ऊपर नॉमिनेटर में लिखा जाएगा। और सपोज अगर एक व्यक्ति को चुनना है, अगर एक व्यक्ति को चुनना है, तो यहां पर एक और उसमें +1, तो ये वैल्यू कितनी आई, 2, और उसके बाद +1 यहां कर देंगे। तो मान के चलिए कि टोटल वोट्स पोल्ड, अगर मान के चलते हैं कि 100 है, सपोज मान लीजिए कि 100 पोल्ड वोट्स हैं जो कि सही सही पोल किए गए, तो एक राष्ट्रपति चुनना है, तो यहां पे लिखा आपने 1, और इसमें एक और प्लस करेंगे 1, तो 100 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2। 100 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आई, 50, और उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो जो भी 51 वोट पाएगा वो क्या हो गया, विनर घोषित हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार जो है, अगर जो भी 51 वोट्स पा गया, अगर 100 वोट्स पोल्ड थे सही तरीके से, तो 51 वोट जो भी पाएगा वो विनर घोषित हो जाएगा। अगर यहां पर अगर 2 राष्ट्रपति चुनना होता, अगर यहां पे 2 राष्ट्रपति चुनना होता, तो हम यहां पर 2 लिखते, +1 लिखते और +1 कर देते, तो उस तरीके से 2 लोगों का आ जाता। लेकिन जैसा कि हमको केवल एक ही राष्ट्रपति चुनना है, तो हमको इसी तरीके से लेकर के चलना होगा कि टोटल पोल्ड वोट्स, जो करेक्टली पोल्ड वोट्स हैं, डिवाइडेड बाई 1 +1, और फिर उसके बाद +1 कर देंगे। तो अब देखते हैं कि सीक्रेट बैलेट पे किस तरीके से क्या किया जाता है। ये तो क्वोशेंट निकल के आ गया, कोटा निकल के आ गया। तो सीक्रेट बैलेट की जो बात है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सीक्रेट बैलेट है, सभी को ये दिया जाएगा, और उसमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी का नाम लिखा रहेगा, सभी का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो जिसको जैसा प्रेफरेंस पसंद आता है, जैसे कि किसी को ए के बारे में लगता है कि वो तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तो वो तीसरे नंबर पे उसको रख देगा, बी को दूसरे नंबर पे रखना चाहता है तो दूसरे पे रख देगा, सी को पहले पे रखना चाहता है तो पहले पे रख देगा। अब यहां पे जो काउंटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, सबसे पहले जो प्रेफरेंसेस नंबर 1 पे हैं उनको काउंट किया जाएगा, सभी के सीक्रेट बैलेट को लिया जाएगा, और जो प्रेफरेंस नंबर 1 पे होगा उसको चुना जाएगा, गिना जाएगा। तो अगर मान के चलिए कि अगर कोई कैंडिडेट है, जैसे कैंडिडेट सी था, सभी ने उसको 1 पे रखा, तो 51% या 50% +1 वोट्स अगर उसको मिल गए, तो क्लियरली सी जो है वो जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी को भी क्लियर कोटा नहीं मिलता है, अगर किसी को भी क्लियर कोटा नहीं मिलता है, तो क्या होगा,
देखा जाएगा कि लास्ट में कौन आता है। जैसे यहां पे इस वाले कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर लास्ट में देखा जाए तो ये जो डी नंबर है, ये जो डी है, ये 5वें पोजीशन पे है, इसको लास्ट पोजीशन मिली हुई है। तो होगा क्या, जैसा कि नाम क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो जो डी है इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको क्वैश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और देखा जाएगा कि जो डी है उसको कितने लोगों ने फर्स्ट पोजीशन दिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, वो तो हट गया। लेकिन वो लोग जो डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, तो डी तो हट गया, तो वो लोग जो डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे वो सेकंड प्रेफरेंस किसी को दिए होंगे, थर्ड किसी को दिए होंगे, फोर्थ किसी को दिए होंगे। तो उसी तरीके से क्या किया जाएगा, डी को हटा दिया जाएगा और डी को जिसने डी को जो लोग सेकंड प्रेफरेंस दिए थे, तो वो सेकंड प्रेफरेंस जो है उस व्यक्ति को चला जाएगा। जैसे यहां पर डी जो है, मान के चलिए किसी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे था, फिर डी के बाद लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस के लिए रखा था डी वाले में, तो डी के जो वोट्स हैं वो किसको ट्रांसफर हो गए, सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यही है क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन है जिसको लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, किसको लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, फिर वो बाहर हो जाएगा। फिर जो उसके वोट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, बाकी बचे हुए लोगों में, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जब क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर कोटा किसी को मिल गया तो वो प्रेसिडेंट जो है वो विनर डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अगर इलेक्शन के राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही संस्था जो है वो फाइनल डिसीजन देगी, और वो है कौन, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 71 के तहत ऐसा किया जाता है। हमें जैसे पता है कि इलेक्शन को करवा कौन रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। आर्टिकल नंबर 71 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। अगली चीज, एक और बात कहा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनकम्प्लीट है तो इस बेसिस पे राष्ट्रपति के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर सपोज मान के चलिए, अगर किसी राज्य के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है या अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं और वहां पे कहीं पे सरकार नहीं बनी है, जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पे आचार संहिता लग गई, यहाँ पे जो विधानसभा है वो क्वैश हो चुकी है और राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है अगर सपोज, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये छत्तीसगढ़ के तो लोग नहीं जा पाएंगे क्या, या किसी भी राज्य में अगर मान के चलिए कि विधानसभा डिसॉल्व हो गई है तो वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को रोक दिया जाएगा उस स्टेट के इलेक्शन की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जो नए लोग चुन करके आएंगे वो क्लेम नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति जो है हमारे बिना चुन लिया गया। तो बिल्कुल जो यथावत उस पोजीशन पे या उस टाइम पे जो लोग अवेलेबल हैं वो लोग इलेक्टोरल कॉलेज में जाएंगे, जो नहीं अवेलेबल है उसकी काउंटिंग नहीं होगी या उसके ग्राउंड पर इसको इनवैलिड घोषित नहीं किया जा सकता है। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट रख लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस तरीके से, इसको कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। मेंबर ऑफ एमएलए जो होता है उसके वोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की आबादी डिवाइडेड बाय जो वहां की विधानसभा है उससे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद एक क्वोशिएंट से डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ताकि अपनी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाए, इसलिए होता है। और फिर उसके बाद अगली चीज जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका जो वोट का परसेंटेज है या फिर उनके वोट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद यहां से कैलकुलेट हो जाता है एमपी के वोट की वैल्यू। और फिर अगर क्वोशिएंट की बात करें, कोटा की बात करें कि कितना कोटा चाहिए, जो क्लियर कट विनिंग टोटल होना चाहिए एक राष्ट्रपति के लिए, तो वो कोटे की वैल्यू निकल के आती है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। एक व्यक्ति को चुनना है तो 1+1 और उसके बाद +1। तो आपको आई होप समझ में आई होगी ये सारी चीजें। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इसी तरीके से होता है।
अब बात करते हैं हम अपने इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कि राष्ट्रपति का इंपीचमेंट कैसे होता है। इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या फिर किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य में लिप्त है, तो उस केस में राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? इंपीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, महाभियोग हो सकता है। महाभियोग का प्रोसीजर जो है वो शुरू कहां से होता है? तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में। जैसा कि हमने अभी देखा कि इलेक्शन प्रोसीजर के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और क्या बोल सकते हैं, जो विधानसभाओं के मेंबर्स होते हैं, वो लोग आकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर अगर स्टार्ट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद से शुरू होता है, पार्लियामेंट से शुरू होता है। विधानसभाओं का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, एक चीज और, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर इंपीचमेंट की बात करें तो यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना है, किसी अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य में लिप्त है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है किसी भी संसद से, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। तो मान के चलिए कि अगर इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है राज्यसभा से, तो राज्यसभा में मान लीजिए कि अगर 250 मेंबर है, तो 250 के 1/4 मेंबर पहले इस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। सबसे पहले इनिशिएट होगा और कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द राज्यसभा जब इसको इनिशिएट करेगी, तो वो इनिशिएट होगा कौन सा प्रोसेस? इंपीचमेंट प्रोसेस। इसी दरमियान जैसे ही 1/4 लोगों ने इंपीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है कि दैट इज आपके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस चल रहा है। और इंपीचमेंट चालू करने मतलब उसको इन्फॉर्म करने से 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, कम से कम 14 दिन का नोटिस नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट जो है वो होने वाला है। अब 1/4 लोगों ने जब इंपीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया है, तो फिर राज्यसभा की 2/3 बहुमत, कितनी? 2/3 पॉपुलेशन जो है वो उसके ऊपर हामी भरेगी या मुहर लगाएगी जांच करके। और अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उसको इनिशिएट कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, तो फिर अब ये जांच के लिए जाएगा, चेक करने के लिए जाएगा लोकसभा के अंदर। और लोकसभा में भी अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है इंपीचमेंट प्रोसेस को, तो राष्ट्रपति जो है इंपीच हो जाएगा। और यहां पे देखें, जैसे अगर 250 को 1/4 लोगों ने इनिशिएट किया, तो तकरीबन 63 लोग जो हैं इसको इनिशिएट प्रोसेस में चाहिए। उसके बाद 250 इंटू 2/3 करेंगे तो तकरीबन 167 मेंबर्स जो हैं, अगर राज्यसभा से पास करते हैं कि राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होना चाहिए, तो फिर वो कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में अगर मेंबरशिप अगर 543 है, तो वहां पर भी इसको 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा। और 2/3 बहुमत कितना आता है? 362। अगर इतने लोगों ने इसको पास कर दिया, तो राष्ट्रपति जो है वो इंपीच हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि क्या ये प्रोसेस केवल राज्यसभा में से शुरू होगा? नहीं, ये लोकसभा से भी चालू हो सकता है। तो लोकसभा से अगर स्टार्ट हुआ, तो पहले 1/4 मेंबर्स जो हैं इसको इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट 1/4 लोग करेंगे, तो तकरीबन मतलब 136 लोग, 136 लोगों से क्या चाहिए? इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होगा। फिर लोकसभा के ही 2/3 बहुमत से जब ये पास हो जाएगा, तो कितने? 262 लोग, 362 लोग इसको पास कर देंगे। तो फिर ये जांच के लिए जाएगा कहां? राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से ये पास हो गया, तो राष्ट्रपति जो होता है वो इंपीच करार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आज तक इंडिया में कभी भी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चंस जो है हमेशा फ्रेम होते रहते हैं, ठीक है? तो इस चीज को बिल्कुल नोटिस करिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले 1/4 लोग इसको इनिशिएट करेंगे, फिर 2/3 बहुमत से इसको पास कराना पड़ता है।
और फिर उसके बाद जांच सदन जो है, दूसरी सदन जो होगी वो भी 2/3 बहुमत से अगर उसको पास करेगी तो राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना बचाव करने के लिए किसी भी वकील को हायर कर सकता है। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इस्तेमाल कर सकता है, जो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, उसको भी यूज कर सकता है अपने बचाव के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान की रक्षा करने के लिए इसने कोई काम किया और संसद ने इसके खिलाफ इंपीचमेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे केस अगर होते हैं तो अपना बचाव करने के लिए राष्ट्रपति के पास कुछ हथियार होना चाहिए और इसीलिए वो अपना बचाव कर सकता है ताकि देश के लोगों का विश्वास जो है वो बना रहे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है और राष्ट्रपति का इंपीचमेंट किस तरीके से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।